इस पार्ट में जितना हमने पहले छोड़ा हुआ है उसके बाद से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो लास्ट जो हमने डिस्कस करा था वो हमने डिस्कस करा था कोalition गवर्नमेंट के बारे में, यानी कि गठबंधन की सरकार के बारे में। तो गठबंधन सरकार जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है, कोalition गवर्नमेंट में क्या होता है, किसी भी पार्टी को जब 272 सीट्स नहीं मिलती हैं तब दो या दो से ज़्यादा जो पार्टियां होती हैं वो मिलके सरकार बनाती है। तो इस तरह का जो गवर्नमेंट होता है वो क्या होता है, कोalition गवर्नमेंट होता है। ठीक है, चलो अब एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है लोकसभा का वो क्या है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज़ टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव जैसे हमें पता है क्या होता है, एग्जीक्यूटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, कार्यपालिका बोलते हैं, जो क्या करती है, नियम और कानूनों को लागू करने का कार्य करती है। ठीक है, तो सरकार के 3 अंग होते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जो लोकसभा है वो किसको सेलेक्ट करती है, चुनती है, तो कार्यपालिका को चुनती है। ये एक इसका एक इम्पॉर्टेंट काम है। चलो आगे चलते हैं। द एग्जीक्यूटिव इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, यानी एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका क्या है, लोगों का ग्रुप है जो क्या करती है, जो लॉज संसद ने बनाया है यानी पार्लियामेंट ने बनाया है उसको पूरे देश में इम्प्लीमेंट करने का काम करती है, यानी लागू करने का काम करती है। This executive is often what we have in mind when we use the term government। ठीक है, यानी कि जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो लगभग हम एग्जीक्यूटिव की ही बात कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में हम रोल ऑफ पीएम यानी कि रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर पढ़ने वाले हैं। जो प्रधानमंत्री हैं उनका क्या रोल है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ अ लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। अब देखो यहाँ पर आपको दो टर्म समझना है, एक रूलिंग पार्टी क्या होता है, एक अपोजिशन क्या होता है। तो रूलिंग पार्टी जिसे हम सत्ताधारी दल बोलते हैं हिंदी में, तो रूलिंग पार्टी का सिंपल मतलब है जो पार्टी रूल कर रही है, जो शासन चला रही है, वो पार्टी जो है वो क्या होगी, रूलिंग पार्टी होगी। ठीक है, यानी वर्तमान समय में आप देख सकते हैं जिस भी पार्टी की सरकार होगी वो कौन सी पार्टी कहलाएगी, रूलिंग पार्टी कहलाएगी, यानी कि सत्ताधारी दल कहलाएगा। जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कौन से पार्टी की सरकार है, तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो आम आदमी पार्टी जो होगी वो क्या हो जाएगी, रूलिंग पार्टी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है ये चीज़। ठीक है, तो जो प्रधानमंत्री होते हैं वो रूलिंग पार्टी के लीडर होते हैं लोकसभा में। एंड फ्रॉम द एमपी हु बिलोंग टू हर पार्टी the prime minister selects minister to work with her to implement decisions. These ministers then take charge of different areas of government functioning like health, education and finance। ठीक है, यानी जो प्रधानमंत्री हैं वो रूलिंग पार्टी के लीडर होते हैं और वो क्या करते हैं, अपनी एक टीम बनाते हैं। टीम मतलब जैसे वो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अपने मिनिस्टर्स को चुनते हैं। ठीक है, और वो मिनिस्टर क्या क्या हो सकता है, एजुकेशन मिनिस्टर हो सकता है, हेल्थ मिनिस्टर यानी स्वास्थ्य मंत्री हो सकता है, फाइनेंस मिनिस्टर हो सकता है यानी कि वित्त मंत्री हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से सारे मिनिस्टर्स को वो चुन करके फिर वो पूरे जो है उनका काम उनको दिया जाता है और फिर सब अपना अपना काम करते हैं। तो इस तरीके से जो प्रधानमंत्री वो क्या करते हैं, अपने मिनिस्टर्स को चुनते हैं जो क्या करते हैं, उनके साथ मिलकर के काम करते हैं। ठीक है, अब ये वही बात है कि आजकल देखा गया है ट्रेंड क्या, कि जो सिंगल पार्टी है उसको मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है, यानी उसको बहुमत नहीं मिल पाता है, यानी उनको 272 सीट्स नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, जॉइन टुगेदर विद डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हु इंटरेस्टेड इन द सिमिलर कंसर्न टू फॉर्म व्हाट नोन एज कोलिशन गवर्नमेंट। यानी कि ऐसे में वो क्या करते हैं, अलग पार्टियों के साथ मिलकर के गठबंधन बनाते हैं जिसे हम कोलिशन गवर्नमेंट या फिर गठबंधन की सरकार कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको याद, जो हमारे इंडिया में दो मेन गठबंधन है, एक है यूपीए जिसका नाम बदल करके अब इंडिया रख दिया गया है, और एक है एनडीए। ठीक है, एनडीए। तो इसमें इस वाले ग्रुप में जो मेन सबसे बड़ी पार्टी है वो कांग्रेस है, और बाकी सब पार्टी और भी पार्टी मेन जो है वो कांग्रेस है, और इस वाले ग्रुप में जो पार्टी है मेन वो बीजेपी है।
ठीक है, इसके साथ और भी बहुत सारी पार्टियां हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राज्यसभा। तो राज्यसभा जो है, देखो सबसे पहली बात, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है, ये 3 अंग हैं संसद के। तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये 3 अंग हैं संसद के। तो जो लॉज बनते हैं, सबसे पहले लोकसभा उनको पास करती है, लोकसभा के बाद वो राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में जब वो पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के पास जाता है, और जब प्रेसिडेंट जो है वो उस बिल पर, मतलब उस जो भी हमने भेजा है उस पर जब वो साइन कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो पहला स्टेप है लोकसभा है, फिर राज्यसभा है और फिर प्रेसिडेंट है। ठीक है, अब हम जो इस टॉपिक में हम राज्यसभा के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपको एक बात याद रखना है कि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उनका जो चुनाव होता है वो जनता नहीं करती है। ठीक है, सेकेंड चीज़, जो राज्यसभा होता है वो स्टेट ऑफ, जो रिप्रेजेंटेटिव है, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में जो 28 राज्य हैं उनका ये प्रतिनिधित्व करता है, यानी रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, इसके अलावा राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड अ बिल इज़ रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ। लेकिन इसके अलावा अगर राज्यसभा को लगता है कि कोई लॉ बनना चाहिए, तो जैसे कि हमने अभी समझा कि पहले लोकसभा में बिल पास होता है, तो ज़रूरी नहीं है पहले कोई भी बिल राज्यसभा में भी पास हो सकता है। ठीक है, it is therefore that has an important role of reviewing and alerting the laws initiated by the Lok Sabha। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो बिल हम लोकसभा में पास हुआ है, ठीक है, वो राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में जब जाएगा तो अगर कोई भी कमियाँ रह गई है बिल के अंदर, ठीक है, तो वो उसको वहाँ पर सुधारा जा सकते हैं, नहीं उसे राज्यसभा में हम सुधार सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या है, गलती की जो चांसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसके अलावा द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर असेंबली ऑफ द वेरियस स्टेट्स। अभी मैंने बताया था कि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उसको हम लोग नहीं चुनते हैं, कौन चुनता है, जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर्स होते हैं, यानी कि जो राज्यों की विधानसभा के सदस्य होते हैं वो उनका चुनाव करते हैं। ठीक है, इसके अलावा टोटल 233 पीपल जो है वो इलेक्ट होते हैं, यानी उन्हें चुना जाता है, और बाकी जो 12 होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं इससे, प्रेसिडेंट से, यानी उन्हें कौन चुनता है, तो 12 मेंबर को नॉमिनेट करने का यानी मनोनीत करने का जो अधिकार है वो किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है, यानी कि राष्ट्रपति के पास है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। द पार्लियामेंट वाइल इन द सेशन बिगेंस विद द क्वेश्चन आर। अब सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि पार्लियामेंट का जो सेशन स्टार्ट होता है वो किससे स्टार्ट होता है, क्वेश्चन आर से स्टार्ट होता है, यानी कि प्रश्नकाल से शुरू होता है। ठीक है, तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है क्वेश्चन आर यानी कि प्रश्नकाल, यानी कि इस समय में क्या किया जाएगा, सरकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी इस समय में क्या होगा, सरकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो सरकार में आपको पता ही, जो रूलिंग पार्टी होती है वो सरकार का निर्माण करती है, तो अब जैसे आपने देखा होगा संसद में जब सभी लोग बैठते हैं तो सरकार के जो सदस्य, जो सरकार का हिस्सा है वो भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो जो अपोजिशन वाले होंगे, यानी कि ऐसे लोग जिनकी सरकार नहीं है, ठीक है, यानी जो विरोधी दल हैं, वो क्या करेंगे, सरकार से एक एक करके प्रश्न पूछेंगे, जो भी उनके मन में डाउट होगा या जो भी वो जानना चाहते हैं कि सरकार क्या काम कर रही है। ठीक है, तो इस चीज़ से रिलेटेड वो क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आवर बोलते हैं, यानी कि प्रश्नकाल कहते हैं। The question hour is an important mechanism through which MPs can elicit information about the working of the government। ठीक है, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज़्म है, एक बहुत अच्छी व्यवस्था है जिसमें जो एमपी होते हैं वो सरकार के कार्यों के बारे में जानते हैं। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जिसकी वजह से एग्जीक्यूटिव को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, इनकी कार्यपालिका पर नियंत्रण रखा जाता है कि वो ठीक से काम करें। बाय आस्किंग द क्वेश्चन, गवर्नमेंट इज
alerted to its shortcomings and also come to know the opinion of the people through their representative in the parliament, that is MPs. Asking the question of the government is a crucial task for everyone. The opposition party play a crucial role in the healthy functioning of the democracy. They highlight drawbacks in the various policies and programs of the government and mobilize popular support फॉर देयर ओन पॉलिसीज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला गया हमें कि जब प्रश्नकाल में सरकार से प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसके दो फायदे हैं। एक तो फ़ायदा ये है कि सरकार क्या काम करे इसके बारे में जानकारी मिलती है, और दूसरा ये है कि सरकार को भी ये जानने का मौका मिलता है कि जो अदर एमपीज़ हैं, जो और एमपीज़ हैं, जो अन्य सांसद हैं, वो क्या सोचते हैं और उनकी क्या राय है। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका जो आता है एग्ज़ाम में आता है, रोल ऑफ अपोजिशन इन द डेमोक्रेसी, यानी कि विपक्ष की जो भूमिका है वो क्या है लोकतंत्र में। तो जो विपक्ष है हमने पहले पढ़ा है, जो सरकार के अगेंस्ट होगी, जो सरकार के विरोध में होगी, वो विरोधी दल होगी। ठीक है, तो वो क्या करती है, सरकार की कमियों को हाईलाइट करती है। ठीक है, जिससे कि सरकार की ड्रॉबैक्स जो होती है सरकार की, उनको उजागर करती है, उनकी कमियां निकालती है, ताकि दोबारा इस तरह की जो गलतियां हैं वो ना हो, और सरकार को भी इससे क्या होता है, अपनी कमियां जब पता चलती है तो उनमें वो सुधार करने की कोशिश करती है। ठीक है, अब अगला है हमारा, द गवर्नमेंट गेट वैल्यूबल फीडबैक एंड इट केप्ट ऑन इट्स टोई बाय द क्वेश्चन आस्क्ड by the MPs. In addition, in all matters dealing with the finance, the parliament approve its crucial for the government. This is one of the several way in which the parliament control, guide and inform the government. The MP as representative of the people have a central role in controlling, guiding and informing parliament, and this is a key aspect of the function of Indian democracy. ठीक है, यानी इस तरीके से क्या है, संसद में जब सारे के सारे एमपी जाते हैं तो वो काम करते हैं और क्या करते हैं, मतलब गवर्नमेंट को भी कंट्रोल करने का काम करते हैं, गवर्नमेंट से फीडबैक लेते हैं और सरकार की कमियों के बारे में बता करके जो है वो काम को ठीक से किया जाता है। ठीक है, तो जो भी ऊपर चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो आपके लिए अंडरलाइन कर दी गई हैं। ठीक है, अब हमारा अगला है, हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, यानी कि जो नए कानून हैं वो किस तरीके से तैयार किए जाते हैं, हम वो इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखो, जेंडर इक्वालिटी का यहाँ पर दिखाया हुआ है आपको। ठीक है, जो गोल है जेंडर इक्वालिटी, यानी कि किसी तरीके से लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, यानी लड़का लड़की आदमी औरत इस तरह से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये जेंडर इक्वालिटी है, यानी कि जो है वो क्या है, लिंग समानता है। ठीक है, लैंगिक समानता है। ठीक है, अब डोमेस्टिक वायलेंस का एक छोटा सा हेडिंग टॉपिक दिया हुआ है इसके अंदर। तो डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है, जिसे हम घरेलू हिंसा कहते हैं। ठीक है, तो डोमेस्टिक वायलेंस जनरली रेफर्स टू द इंजरी और हार्म और threat of injury or harm caused by an adult male, usually the husband, against his wife. Injury may be caused by the physical beating up the woman or by emotionally abusing her. ठीक है, यानी कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है, घरेलू हिंसा क्या है कि जब हाँ में नुकसान पहुंचाया जाता है। ठीक है, कैसे पहुंचाते हैं, या तो फिजिकली बीट मतलब मारना पीटना इस तरीके से, या फिर गाली गलौज करके। तो इस तरह की जो घटनाएं होती है, जो घर का मेल होता है, मतलब जनरली हस्बैंड जो है, जब अपनी वाइफ के साथ इस तरह का ट्रीटमेंट करते हैं, जब उन्हें मारना पीटना गाली गलौज करना, तो इस तरह का जो व्यवहार होता है वो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आता है, यानी कि घरेलू हिंसा के अंदर आता है। ठीक है, तो अब ये जो कानून बना 2005 में बन गया था। ठीक है, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में तैयार हो गया था, घरेलू हिंसा अधिनियम, लेकिन इसे लागू 2006 में किया गया। ठीक है, तो अब हम ये जो पिक्चर की स्टोरी है, पिक्टोरियल स्टोरी, इसके थ्रू हम ये पढ़ने वाले हैं कि ये जो कानून है वो किस तरीके से तैयार हुआ। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है, हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, यानी जो नए लॉज हैं, जो नए कानून हैं, वो किस तरीके से तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ समझना है कि जो पार्लियामेंट है, जिसे हम संसद कहते हैं, वो क्या है, एक लॉ मेकिंग बॉडी है, यानी वो क्या करती है, कानून बनाने का काम जो है वो करती है। ठीक है, अब इस एक स्टोरी के थ्रू हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो कानून है, जो डोमेस्टिक वायलेंस नहीं, घरेलू हिंसा का जो एक कानून है, वो किस तरह से तैयार किया गया, किस तरीके से लागू किया गया। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है ये आपको लास्ट में दिखाया हुआ है, अक्टूबर 2006 में ये लोग आपस में बात कर रहे हैं।
अब देखो ये जो दोनों महिलाएं हैं कुसुम और साजिया, वर्क फॉर अ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये लोग क्या है, एक संगठन है जो महिलाओं के लिए कार्य करती है, काम करती है, उसके लिए लोग काम करते हैं। दे रिमेंबर द जर्नी ऑफ हाउ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट गॉट पास्ड, और वो मतलब इस चीज़ को याद करते हैं कि किस तरीके से जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो कानून है वो पास हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये जब इसने न्यूज़पेपर पढ़ा तो क्या बोलती है साजिया, डिड यू रीड टुडेज न्यूज़पेपर, इजंट इट अ ग्रेट डे फॉर द वुमेन, यानी कि जो कानून बनाया गया है घरेलू हिंसा का वो अब इम्प्लीमेंट हो गया है, कानून बन के तैयार हो गया, लागू हो गया है, तो ये बहुत खुश है कि ये जो कानून है महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, अब ये क्या कहती है कि जो वॉयलेंस फ्री घर होते हैं, यानी कि ऐसे घर जहाँ हिंसा नहीं होता है, वो मतलब घर के हर सदस्य को क्या करता है, बेनिफिट देता है, यानी लाभ देता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो कानून है ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अब ये अपनी यात्रा शुरू करते हैं, अपनी मतलब जो जो इन्होंने फेस किया है पास्ट में, मतलब पहले वो ये लोग याद करते हैं। तो अप्रैल 1991 की कहानी है। तो ये दोनों अपने ऑफिस में होते हैं। ठीक है, और जो दो महिलाएं हैं वो इनके पास आती हैं, क्या कंप्लेन लेके आती है, तो एक महिला जो ये है वो ये कहती है कि मेरे पति ने मुझे बहुत मारा है। ठीक है, माई हस्बैंड बीट्स मी अप, मतलब उसको मारते हैं, एंड आई हैव नॉट टोल्ड एनी वन सो फार, और ये बात किसी को नहीं कह पाती क्योंकि उसे शर्म आती है। ठीक है, अब उसे ये नहीं समझ आ रहा कि वो कहाँ जाए और क्या करे। अब जो ये महिला है दूसरी जो बुजुर्ग हैं, वो ये कहती है कि जो उसके बेटे बहू हैं वो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, उसको वर्बली अब्यूज़ करते हैं, मतलब उसको बुरा भला कहते हैं। ठीक है, और उसको उसके अकाउंट मतलब जो भी उसके पास पैसे वगैरह हैं वो भी वो यूज़ नहीं कर पाती है। ठीक है, और अब उसे लगता है कि जो उसके बेटे बहू हैं उसको घर से निकाल देंगे। ठीक है, तो ये एक इंसिडेंट है जो इनके मतलब ये जो दो महिलाएं हैं ये इनके ऑफिस में आई। अब देखो क्या होता है। आई डो नॉट वॉन्ट टू गो टू द पुलिस, आई जस्ट वॉन्ट टू स्टॉप द वायलेंस। अब ये महिलाएं क्या कहती हैं कि हमें पुलिस के पास नहीं जाना है, हम एक ऐसा रास्ता चाहते हैं जिसकी वजह से जो वायलेंस है, जो हिंसा है हमारे साथ जो हो रही है, वो चीज़ें बंद हो जाएं। ठीक है, अब ये जो पर्सन है वो ये क्या कहता है कि अभी जो कानून है वर्तमान समय में उसमें तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आगे क्या होता है, अब जो लोग हैं वो इकट्ठे होते हैं, महिलाएं जो पीड़ित है वही इकट्ठा होगा, तो जो महिलाएं हैं जो वुमेन्स हैं वो इकट्ठा होती हैं और अपने लिए जो है वो एक नए कानून के क्या करती हैं, मांग करती हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जो लॉयर्स की कलेक्टिव ग्रुप मतलब अलग अलग मतलब जो लॉयर्स हो मतलब जो वकील होते हैं वो इकट्ठा होते हैं, और वो अब जो लॉयर है, वकील है, स्टूडेंट है, जो लॉ स्टूडेंट्स है, जो एक्टिविस्ट हैं, मतलब जो महिलाओं के लिए काम करते हैं, इस तरीके से सभी लोग जो है वो इकट्ठा होते हैं और आपस में डिस्कस करके एक क्या करते हैं, कानून मतलब एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं, यानी कि ऐसा एक समझो सॉल्यूशन निकालते हैं कि किस तरह से कानून बनाया जाए, क्या कानून बनाया जाए ताकि इन समस्याओं को क्या किया जाए, ख़त्म किया जा सके। ठीक है, तो अब सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो डेफिनेशन है डोमेस्टिक वायलेंस का, यानी जो घरेलू हिंसा का जो एक परिभाषा है उसमें क्या क्या चीज़ें उन्होंने इंक्लूड करी, फिजिकली, यानी अगर फिजिकली मारा पीटा जाता है तो वो भी इसमें शामिल होना चाहिए। ठीक है, आर्थिक रूप से अगर परेशान किया जाता है, वर्बल है मतलब बोल करके इमोशनली अब्यूज़ अगर करें तो, और सेक्सुअली करें तो, यानी ये सारे जो है प्रोविजंस क्या होने चाहिए उसके अंदर शामिल किए जाने चाहिए। ठीक है, अब आगे क्या होता है, द वुमेन मूवमेंट वांट, अब देखो मीटिंग वर हेल्ड विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, अब जो मीटिंग है वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हो रही है, और जो वुमेन का मूवमेंट है, जो महिलाओं का जो आंदोलन है, वो एक नया कानून चाहता है। ठीक है, और वो क्या चाहते हैं कि इस कानून को जल्दी से जल्दी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाए, यानी पार्लियामेंट के पास जाए और ये कानून जल्दी से ही तैयार हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो इकट्ठा हुई और उन्होंने अपने लिए एक नए कानून की मांग करी। ठीक है, और इस तरीके से क्या होता है, 2002 में दिसंबर में एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाती है, जो अपनी मतलब जिसके पास रिपोर्ट्स भेजी जाती हैं और उसके बाद एक कानून का एक रफ तैयार किया जाता है, और पार्लियामेंट में इस कानून को जो है वो 2005 में इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद ये पास हो जाता है, और पास होने के बाद
जो ये कानून है घरेलू हिंसा के विरुद्ध, वो 2006 में जो है वो इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाता है, यानी कि उसको पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि जो वर्तमान कानून था, जब लोग उससे नाखुश हुए, उन्होंने अपने लिए एक नए कानून की मांग करी। ठीक है, और संसद ने उनकी ज़रूरत को समझते हुए वो नया कानून जो है वो बनाया, ताकि लोगों की जो समस्या हैं, जो भी उनकी परेशानियां हैं, वो समाप्त हो जाए। यहाँ पे हमें सिर्फ थोड़ा सा बचा, आपका ये 2 पैराग्राफ ही बचा है अब, कि अब यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो लोग होते हैं डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो जब वो वोट देते हैं, ठीक है, तो वो अपने लिए प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, यानी अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करते हैं, जो कि देश को चलाने का काम करता है और देश के लिए नियम और कानून का निर्माण करता है। ठीक है, इसके अलावा जो लोग होते हैं अपनी बात को सरकार तक पहुंचाते हैं, अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं। वो किसके थ्रू? टीवी के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, एडिटोरियल कॉलम्स के थ्रू, रेडियोज़ के थ्रू, और लोकल मीटिंग्स होती हैं उसके थ्रू। ठीक है, वो अपनी बात को कहते हैं सरकार को कि उनकी क्या समस्याएं हैं और उन्हें किस तरह की कानून की आवश्यकता है। अब अगला है हमारा अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज, यानी कि अनपॉपुलर लॉज क्या होते हैं? तो अनपॉपुलर लॉज वो होते हैं जब कुछ ऐसे कानून होते हैं जो वैलिड है, मतलब अगर हम लीगली देखें तो वो ठीक है, सही है, ठीक है, लेकिन लोग उसको क्या करते हैं? एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो उस तरह का जो कानून होता है वो क्या होता है? अनपॉपुलर होता है। और क्यों एक्सेप्ट नहीं करते? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जो कानून है उन्हें क्या करेगा? नुकसान पहुँचाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो उस चीज़ को क्या करते हैं? एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इस तरह का जो कानून होता है वो अनपॉपुलर लॉज होते हैं। ठीक है, यह आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बाकी आप उसको पूरा एक बार देखने के बाद चैप्टर ज़रूर पढ़ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।